नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खंबागणी, वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए श्रमिक मोहित्रा जी। इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स एंड जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नन अदर देन ईस्ट पाकिस्तान। ये 200 साल का रोना हार्डी की सिस्टर रो क्यों रही है? उस्मान हार्डी, जिनको यूनिस के कहने पे टपका दिया गया, 72 औरों के पास भेज दिया गया। खुद यूनिस ने करा है और आज भी एक एनसीपी के नेता को उन्होंने मरवाया। ये 200 साल की कहानी क्या है जो बार-बार वो अपने हर भाषण में दे रही हैं? एक तो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं अपने ही भाई की डेथ पे। अपने ही भाई की डेथ को वो मोनेटाइज करने की, कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। जी, शमिक जी, अ वेरी वार्म वेलकम। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी रिगार्डिंग द अदृश्य राज प्लान्स ऑन बांग्लादेश एंड इंडिया। जी, ओवर टू यू। सबको सादर नमस्कार और आपको भी प्रणाम। तो ये पहले इसके बारे में बात करते हैं, ये 200 साल का माजरा क्या है, ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? दे आर प्रोटेस्टिंग एवरीवेयर सेइंग 200 साल का बदला लेना है, 200 साल को रिवेंज करना है वगैरह वगैरह। तो 200 साल का बात ये है कि एक कैरेक्टर, एक शख्स हुआ करते थे जिसका नाम था तितुमीर। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में था, उस तरफ नहीं था। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगनास का जो जिला है वहां पे ये ऑपरेट करता था आज से 200 साल पहले। ये था कौन? ये व्यक्ति एक जैसे वो जमींदार होते थे ना, उनके लठैत होते थे, वो थे एनफोर्सर्स। जमींदार क्या थे? देवर टैक्स कलेक्टर्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लगे हुए जमींदार थे और उससे पहले जो नवाबी और मुगलों के समय में जमींदार थे, देवर टैक्स कलेक्टर्स। तो वो टैक्स कलेक्शन के लिए लठैत रखते थे। जो बहुत बड़े जमींदार होते थे उनके पास इन्फेंट्री और घुड़सवार भी होते थे, पर लठैत सबके पास होते थे। तो लठैत का जो सरदार होता था वो होता था एक एनफोर्सर। ठीक है, अच्छा, अब ये तितुमीर कौन थे? तितुमीर ऐसे ही एक केशव चंद्र देव बोल के जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार, उत्तर 24 परगना के। उनका मुख्य लठैत ये था, सरदार था। ठीक है, पर इसकी आदत थी कि ये बहुत ही एक साइकोटिक किस्म का व्यक्ति था। मतलब उसको टॉर्चर करने में मजा आता था, शायद इसीलिए उसको ये पद मिला था। पर जो भी हो, बहरहाल वो यही काम कर रहा था। जहां पे अत्याचार लगे, जहां पे टॉर्चर लगे, वो सब करता था, लोगों को मारता पीटता रहता था। तो ये करते करते 1822, आज से 103 साल पहले की बात है, ये भाई साहब हमारे हज को चले गए। तितुमीर मुस्लिम था, तो हज को चले गए। अच्छा, ये जो वो दौर है सऊदी अरेबिया जिसको आजकल हम कहते हैं, पहले उस जमाने में सिर्फ अरब था। तो मक्का मदीना के आसपास ये वहाबियों का मूवमेंट जो है उस समय जोर पकड़ रहा था। लेट 18 सेंचुरी यानी 1780 1790 से लेके ये जो पीरियड है ना, 1820 1830, इसमें ये लोग पनपे बड़े हुए, उनका इन्फ्लुएंस पड़ा। तो ये जो गए थे तितुमीर वहां पे मक्का में हज करने, वो इनके इन्फ्लुएंस में आ गया। ठीक है, तो जब ये वापस लौटे तो सडन चेंज, तितुमीर बिकम्स अ गाजी। ऑलराइट, ही बिकम्स अ सोल्जर ऑफ वहाब। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया भाई मैं रॉबिन हुड हूं। लेकिन किसका रॉबिन हुड? मैं मुसलमानों का रॉबिन हुड। अच्छा, ठीक है, तो ये, हाँ, अच्छा, अब आदमी जो है वो तो आदत से मजबूर है, प्लस मतलब वैसे भी अगर आप गाजी हो तो आप एक हाथ से, दाएं हाथ से जो भी लेते हो वो आपका हो गया। तो इसने अपनी एक फौज नहीं कहूंगा, कुछ लोगों को इकट्ठा किया। ये वाज अ ब्रिगेंड, बड़े स्केल का डेकॉइटी था वो। कुछ लोगों को इकट्ठा किया, वो ज्यादातर 90% मुस्लिम, फ्यू हिंदूज एज वेल, लेकिन 90% में मुस्लिम। और एक उसने अपनी गाजी आर्मी उसने तैयार की, 15,000 लोगों, 1-1.5 साल में 15,000 लोगों तक पहुंच गए। और उसने त्राहीमाम मचा दिया पूरे इस क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी कलकत्ता से लेके नॉर्थ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना भी, हर जगह इसका प्रकोप था। ठीक है, अच्छा, 1800 ये हुआ 1825 के आसपास। तो ये जो, तो 1825 हो गया वही 200 साल पहले। अब इसने अपने आप को गाजी डिक्लेयर किया और वो बहुत बड़ा बेनिफैक्टर बन गया। जो वहां पे मुसलमान लोग थे इस एरिया में, उस क्षेत्र के, और उसका नाम जो है फैलता गया। और जैसे जैसे नाम फैलता गया, लोग जुड़ते गए, तो ये बहुत बड़ा एक पर्सनालिटी बन गया वहां पे। उसने यहां तक कि कृष्णदेव जो इसका वो था, मालिक था एक जमाने में, उसको भी आक्रमण किया, कई लोगों को मार डाला, लूट खसोट करी। उसके बाद उसने अपना एक किला बनाया। सोचिए, एक डकैत है, वो किला बनाता है, मिट्टी का था, मतलब मिट्टी मतलब हार्डेंड जो क्ले होता है ना, उसका क्ले फोर्ट।
अच्छा, क्ले फोर्ट्स आर वेरी फेमस इन बंगाल। ये बहुत पहले से 300-400 साल पुराना ये रिवाज है। मुगलों के टाइम पे भी मेरे खुद के पूर्वज इस टाइप के किले भी बनाते थे रेजिस्ट करने के लिए। तो सिर्फ मिट्टी का नहीं, मिट्टी और बैम्बू का बनता था। तो उसने ये बना डाला, उसमें वो 15,000 सैनिक लेके घुस गया और आसपास के क्षेत्र पे इसका ही बलबला चलने लगा। अब ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो पैसे आने बंद हो गए। अब पैसे आने बंद हो गए तो उनको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ पहुंची है। फिर इन्होंने और जो लोकल जमींदार थे, अच्छा बाय द वे ये भी कह दूं कि वो ये जो काम कर रहा था वो हिंदुओं पे अपना जिजिया भी लगाने लगा, औरतों को उठा के उनका रेप खसोट ये सब भी उसने चालू किया। मैसेकर्स भी किए कई, नॉट मैसिव मैसेकर्स, कहीं पे 100 लोग मार दिए, कहीं 80 मार दिए। छोटे छोटे गांव में वो जाता था, लूटपाट करके लोगों को मार के चला जाता था। तो अब अराजकता भी आ गई, टैक्स आना भी बंद हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्सपीडिशन भेजा, ठीक है। एक्सपीडिशन भेज के उन्होंने 300 फौजें भेजी अपनी, ठीक है, प्लस 100 घुड़सवार, कैवलरी, टू कैनन, मतलब आई थिंक देवर हेवी ड्यूटी कैनन्स। तो ये फौज गई और साथ में ये जो कृष्णदेव राय थे, इनके और कुछ और लोकल जमींदार से मिलकर इनको और मदद करी और 2-3 हजार, इसको पाइक बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े बल्लम लेके चलते हैं, वो वाला इन्फेंट्री भी दिया। इन्होंने चढ़ाई कर दी। अब किला तो था मिट्टी का, समय भी था थोड़ा बारिश का, तो इन्होंने बॉम्बार्डमेंट किया, वो किला ढह गया, फिर खत्म कर दिया गया, मतलब एक भी आदमी नहीं बचा। उन्होंने बहुत ही ब्रूटली दिस रेबेलियन वाज क्रश्ड एंड तितुमीर वाज किल्ड, ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पे समाप्त हो जाती तो बड़ी बात नहीं। ये तितुमीर क्या बनना चाहता था? वो ख्वाब देख रहा था महादी बनने का, जैसा 1880 के दशक में वो सूडान में महादी बना था। एक फेमस लेजेंड है ऑफ वार्डन ऑफ खार्टूम, ब्रिटिश का। ब्रिटिश लोगों ने जाके उसका दमन किया था। इसका भी वही इतिहास है, पर और थोड़ा पुराना है। अब ये बन गया देवता जैसा, गॉड बन गया मुसलमानों के लिए, और ख्याति इसकी कई कई दिशाओं में फैल गई। तो जो जिसको आज हम बिहार कहते, उस समय वो भी बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आता था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में असम भी आता था। हर जगह एक तरह से लोग इसको मतलब अपने तरीके से पूजने लगे, उसको पीर वीर बोलने लगे। न पीर वीर तो कुछ था नहीं, ये कुछ भी नहीं था, ज्ञान व्यान कुछ नहीं था इसमें। अब इसका कल्ट जो है, इसको कल्ट ही कहेंगे, ये कल्ट जो है वो आज तक पनप रहा है। ये कल्ट थोड़ा सा खत्म हो गया था कि क्या हुआ, बंगाल में रेनेसांस आ गया, ठीक है ना। वो वहां पे जो हिंदू लोग थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी, दे कोऑप्टेड देम, दे गेव देम वेस्टर्न एजुकेशन, दे लर्न वेस्टर्न वैल्यूज लाइक डेमोक्रेसी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो एक कल्चरल रेवोल्यूशन आया, उससे ये जो सारे लोकल हीरोज थे उनका दबदबा खत्म हो गया। लेकिन हुआ यूं कि 1925 के दशक से, सॉरी 1925 बोल रहा हूँ, 1920 के दशक से वहां पे बंगाल में आपका ये कम्युनिस्ट वगैरह आ गए और उनको चाहिए था लोकल हीरोज, क्योंकि उनका क्या था, क्लास स्ट्रगल की बात करनी थी। तो उनको दो टाइप के हीरो मिले। एक तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन था, जिनका वाकई में बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ था एक जमाने में, उनके लीडर्स ने कई बार रेबेलियन किया, जिसको वो हूल बोलते हैं लोकल भाषा में, अपनी भाषा में। तो बीरभूम एरिया में ऐसे सिद्धो कान्हो, ऐसे कई तरह के, बिरसा मुंडा अपने झारखंड में, कई ऐसे लोग थे जिनको हीरो बनाया गया। फिर इनको लगा यार ये तो हिंदू हो गए, तो अभी हमें एक मुसलमान भी चाहिए। तो इन्होंने वो मतलब गड़े मुर्दे को खोद के निकाला, जिसका अस्तित्व और लोगों के मन में नाम भी समाप्त हो गया था, उसको हीरो बना दिया गया। तो 1930 के दशक में तितुमीर सडनली emerged in communist literature as this great mass hero, like a Robin Hood like character who was actually doing class struggle according to the Marxists. Although essentially he was a looter, a brigand and a Ghazi, but उसको क्लास स्ट्रगल का एक प्रतीक बना दिया गया। और जब ये लोग पावर में आए, वेस्ट बंगाल टेक्स्ट बुक्स पे थे, जो उनका वेस्ट बंगाल बोर्ड है उसके टेक्स्ट बुक्स, प्लस कई सारे प्रकाशन भी थे और ये लोग करते थे मार्क्सिस्ट। एक प्रोपेगेंडा चला दिया गया, तितुमीर बिकेम द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ वेस्ट बंगाल इन द मार्क्सिस्ट आइज। ओके, नाउ इट इज नॉट जस्ट इन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, 60s में बोल रहा हूँ, वो उनका वो भाषा आंदोलन स्टार्ट हुआ, राइट। 26 लड़कों को मार दिया, प्रोफेसर्स को मार दिया ढाका में। तो वो इनका एक भाषा डे भी ये लोग सेलिब्रेट करते थे, अब पता नहीं करेंगे कि नहीं। तो दे आर नॉट assassinated। उन्होंने भी तितुमीर को पकड़ लिया। तो तितुमीर became a new revolutionary hero for all the Muslims of Eastern India, okay, and for the Marxists।
So he's a Islamo-Marxist hero, representative of class struggle according to Marxists and the Masiha according to the Muslims. 200 साल का इतिहास. इसीलिए अब जो ये नया सो कॉल्ड रेवोल्यूशन किया जा रहा है उसमें तो टूल किट है ना. अमेरिकियों का ही पीछे पीछे से वो जाल है. टूल किट ये है कि पहले लोगों को एक इशू बनवाओ, फिर मार्टायर्स लेके आओ. जैसे इसको अभी ये हादी को एक मार्टायर बना, उस्मान हादी, शरीफ उस्मान हादी मार्टायर बन गया है. इस हद तक मार्टायर बन गया है कि यूएस का एम्बेसडर खुद ट्वीट करके बोलता है कि वी कमिसरेट विद द पीपल ऑफ बंगाल, वी आर डीपली सॉरी, कंडोलेंसेस, ब्ला ब्ला ब्ला. A man who was essentially calling for jihad against Hindus and not only US, even France has come out mourning his yes, death. France has come out. But look, एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा. दूसरे टॉपिक में आऊंगा तो बताऊंगा. ये फ्रांस, जर्मनी, यूके जितने भी है ना, ये कोई इंडिपेंडेंट देश नाम के ही हैं. तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पुलपिट से, यूनाइटेड नेशंस और उनके बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बट रियलिटी व्हाट आर दे? दे आर वैसल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. इस बारे में भी बात करेंगे, वो मैं समझाऊंगा. तीनों ने कंडोलेंसेस दे दिया. तो एक ये अब उनको लगा कि यार इसको तार को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप नोटिस करोगे कि जो इस्लामी रेवोल्यूशंस हुए हैं ना, जो जैसे अरब स्प्रिंग्स हुए डिफरेंट, लाइक इन लीबिया दे रिलेटेड इट टू उमर मुख्तार, जो वाकई में एक फ्रीडम फाइटर था अगेंस्ट इटालियंस. तो वो उमर मुख्तार को इन्वोक किया था उन्होंने अरब स्प्रिंग के टाइम पे. तो यहाँ पे भी करना है ना, किसी को इन्वोक. किसको करें भाई? बादशाह नवाबों को इन्वोक करके होगा नहीं, राइट? So from the leftist perspective, because all these revolutions are done by NGOs and leftist organizations in consort with the Jamaat-e Islamis of the world, they selected a local hero, essentially तितुमीर. ठीक है, तो ये तितुमीर आ गया. और इसलिए ये लोग सब चिल्ला रहे हैं. आप देखोगे हर प्रोटेस्ट में बोल रहे हैं 200 साल का हिसाब लेंगे हम. एज इफ इंडिया ने तितुमीर को कुछ किया था. भाई हमने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मारा था उसे. वो था, he was a convicted felon, he was a dacoit, he was a mass murderer. हादी की तो सिस्टर ये जो बोल है, रही है, we Bangladeshis will not rest until dash are completely wiped out. This war began 200 years ago. हाँ, ये 200 साल का वही हिसाब है जो ये लोग फिर से लेना चाह रहे हैं. तो ये तो कह ये रहे हैं माजरा है. हमने क्या किया है? What have the Indians done 200 साल? Nothing. या हिंदू Indians are the object of hatred, na? See, you have to realize one thing. In geopolitics, we always state that the smaller neighbor always blames everything on the larger neighbor. This is always the direction of the angst. Larger neighbors are, well, they could be like China, which tries to dominate, or could be like India, which is essentially, in my opinion, quite mealy-mouthed. वो सेक्युलरवाद के चक्कर में कुछ बोलते नहीं है, या छोटे जो नेबर्स राष्ट्र हैं उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, मॉलिफाई करते हैं. तो ये मॉली कडलिंग के चलते क्या है कि हम कुछ बोलते नहीं है, हाथी चल रहा है और ये लोग भौंकते रहते हैं. तो अभी भौंकने के लिए तो कोई एक इशू चाहिए ना. अब ये शरीफ उस्मान हादी कब तक चलाएंगे? उसको अगर चलाया, देखिए वो एक, ही वाज एक्चुअली अगेंस्ट एवरीवन. वो इतना, मतलब क्या है, वो 23-24 साल का लौंडा था ना. वो अपना ही वर्चस्व में इतना खो गया. उसने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ना मैं जमाती के साथ हूँ, ना मैं बीएनपी के साथ हूँ, ना मैं एनसीपी के साथ हूँ, ना मैं यूनुस साहब के साथ हूँ, ना मैं आर्मी के साथ हूँ, ना मैं इंडिया के साथ हूँ, ना मैं यूएस के साथ, मैं सबके अगेंस्ट हूँ. सो इफ यू आर गोइंग टू बी लाइक दैट, you will just be a useful fool who's going to be used as a fodder for catalyzing some protests. But then the protest needs एक persistent hero चाहिए ना, एक पुराना हीरो जिसके साथ सब आइडेंटिफाई कर पाए. तो ये आ गया 200 साल का हिसाब आपका तितुमीर घुस गया. ठीक है, तो ये सारा वही चीज है. तितुमीर को केंद्र करके ये लोग अपना वो हिसाब चुकता करने की बात कर रहे हैं. ये लोग सिराजुद्दौला का नाम भी ले सकते थे ना. सिराज इनका बहुत बड़ा नवाब था, पर उन्होंने नहीं लिया. No, but how are Sorry? they connecting Titumir and India? That is something I'm missing. There Because is no Titumir, no. Titumir is not being connected to India. They are saying, चूंकि हिंदू राजा जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर इसके अगेंस्ट एक्सपीडिशन किया था, तो ये वही हिसाब है. अरे हिंदू राजा के पास चॉइस क्या था? The contract was you collect taxes and if there are campaigns you will contribute some soldiers. तो उसने वही किया. चॉइस तो नहीं था ना. वैसे भी वो तो खुद सताया हुआ था. वो और उसकी प्रजा तो सताई हुई प्रजा थी ना. पश्चिमी तरफ ये जो गंगा नदी है, इसका जो वो तट है, तटीय क्षेत्र है, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, उस तरफ मिदनापुर, उधर बर्धमान वगैरह जो है, ये जो क्षेत्र है, ये मतलब अभी तक, मतलब ठीक है आजकल थोड़ा चेंज हो गया उस तरफ नदी के उस पार, लेकिन इस पार जो है ये हिंदू क्षेत्र है. तो अब तितुमीर अगर अत्याचार करेगा तो उसके भुक्तभोगी कौन होंगे? हिंदू ही होंगे ना. वही हुआ था.
एनीवे, नाउ कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये इनको एक कॉज सेलेब्रे मिल गया और ये मतलब हिसाब लेने वाले हैं. प्लीज पार्डन मी, आई हैवंट हैड फूड, आई एम गोइंग टू ईट अ लिटिल. तो यही चल रहा है, यही माजरा है. So what is the Adrishya Raj planning on Bharat and Bangladesh? जी. देखिए, हमारे जो दर्शक राजीव मल्होत्रा जी के ब्रेकिंग इंडिया इस पुस्तक से अवगत हैं और जो लेक्चर्स वगैरह उन्होंने दिया है, पॉडकास्ट किया है, उनको पता है कि he has got, उनके पास, वो बहुत ही विदग्ध व्यक्ति हैं, बहुत ही एरोडाइट हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है और सारी तारों को जोड़ के उन्होंने एक थ्योरी ये बनाई है कि जो क्रिश्चियन वेस्ट है और लेट्स से अब्राहमिक वेस्ट, they have a project to harvest a billion souls. Harvesting a billion souls project is mainly aimed at India, यानी सबको क्रिश्चियन बनाओ. दूसरा, इस देश को, इस भूखंड को आत्मसात कर लो. ठीक है, कैसे करोगे? इसको क्रिश्चियन राज्य बना दो, इस्लामियों को यूज करो, उनके बीच में जो दरारें हैं उसको हवा दो, तूल दो, और तरह तरह के जो लेफ्टिस्ट फोर्सेस हों, क्लासिकल की बात जो करते हैं, या क्षेत्रीय जो मतभेद हैं हमारे, है ना, जैसे अभी देखिए महाराष्ट्र में चला था, तमिलनाडु में अभी भी चल रहा है, कर्नाटका में चला था, पश्चिम बंगाल में चला था, ये सारे जो क्षेत्रीय फोर्सेस हैं उनको भी शह दो. ठीक है, ये सब करके भारतवर्ष को धीरे धीरे फ्रॉम द एजेस इनसाइड, गो इनसाइड एंड डिवाइड पीपल, और फिर इनको कन्वर्ट करो और आत्मसात करो. तो ये उनका थ्योरी है. लेट मी एक्चुअली गिव यू अ स्लाइटली डिफरेंट वर्जन ऑफ दिस. My conjecture is that it's not, the aim is not to break India. The aim is to weaken India, weaken its center, यानी जो यूनियन सरकार है उसको वीक कर दिया जाए, जो डिफरेंट रीजन्स और क्षेत्र हैं वो, उनमें आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा दो, फिर जो है पूरे चीज को कंट्रोल करने में आसानी रहेगी. सो दे आर ट्राइंग टू वीकन. और ये जो है ना, ये आज से शुरू नहीं हुआ है. वी हैव टू अंडरस्टैंड 2-3 फैक्ट्स. यूरोप में एक युद्ध हुआ था, उसको कहते हैं 30 इयर्स वॉर. ये 1618 से लेके 1648 तक चला. आज ये पूरा विश्व जो आप देख रहे हैं, जो वैश्विक व्यवस्था देख रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वैज्ञानिक व्यवस्था, मतलब साइंटिफिक जो सिस्टम है, मॉडर्न साइंस, इन सारी चीजों की उत्पत्ति वही 30 इयर्स वॉर में हुआ था. So the 30 years war was so destructive, it destroyed almost 12% of Europe's population. नरसंहार का मतलब आप स्कोप सोचिए, वो पहला विश्व युद्ध के जैसा ही था. ठीक है ना. 1618 में अगर देखें, 1618 में यूरोप अभी भी जस्ट अबाउट मेडिवल एरा से, लेट मेडिवल एरा से निकल के बाहर निकला था, उभरा था. अभी भी मतलब वो शक्तिशाली क्या बोलते हैं, तोपें, युद्धास्त्र, और फिर मॉडर्न वेज ऑफ फाइटिंग, दे वर नॉट इवॉल्व्ड येट. लेकिन वो हुआ इस दौरान. उससे और भी चीजें निकल के आई, बहुत सारे साइंटिफिक इनोवेशंस हुए. जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना, एक डायरेक्ट रिजल्ट यही था. ये जो साइंटिफिक इनोवेशन हुआ, कॉज्ड बाय वॉर, द नीड टू किल लॉट ऑफ पीपल. सो एक मैकेनिकल केमिकल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ, उससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन निकला. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब निकला, उसके साथ एक और चीज हुआ. 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया बना था. तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया में द राइट ऑफ द सॉवरेन स्टेट, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, एज इन द स्टेट इज इनफाइनाइट, इट इज सॉवरेन. स्टेट के ऊपर कोई नहीं, राजा भी नहीं. ठीक है, राजा प्रतीक हो सकता है, लेकिन नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया. अच्छा, उस समय यूरोप में सैकड़ों नेशन स्टेट बने. बाद में वही चल के दे कोअलाइज्ड, वन बिकेम द जर्मन फेडरेशन, नीचे इटालियन फेडरेशन आ गया. फ्रेंच तो इकट्ठा थे ही पहले से. इंग्लैंड वाज एसेंशियली द ब्रिटिश आइल्स, ग्रेट ब्रिटेन कहते थे उस जमाने में. बाद में यूनाइटेड किंगडम बना. स्पेन एंड पोर्चुगल वेर टुगेदर, बट दे सेपरेटेड आउट लेटर. इधर पोलिश फेडरेशन था और उधर रशिया, और बीच में था एक एंटिटी कॉल्ड होली रोमन एम्पायर, जिसमें ईस्टर्न यूरोप के ज्यादातर देश प्लस ऑस्ट्रिया जो उसका सेंटर था, ये था. और उधर उत्तर में आपका स्कैंडिनेवियन स्टेट्स थे. ठीक है, एक प्रोटेस्टेंट कैथोलिक डिवाइड भी था.
ये भी तय किया गया कि ये रिलीजन के बेसिस पे हम लोग और युद्ध नहीं करें। अगर करना ही है, जो ग्रेटर थ्रेट है द ऑटोमन एम्पायर बेस्ड इन कंस्टेंटिनोपल एंड टर्की, उसके अगेंस्ट करेंगे। क्रूसेड नहीं, बट इट विल बी जस्ट टू प्रोटेक्ट द नेशन स्टेट्स एंड ईच नेशन स्टेट विल कोलैबोरेट विद ईच अदर। तो आज का आप जो ये यूरोपियन यूनियन देख रहे हो ना, इसकी नींव उस समय रखी गई। और ये जो वैश्विक व्यवस्था है जिसमें हम नेशन स्टेट की बात करते हैं, अब जैसे हिंदुस्तान को लीजिए, भारतवर्ष को लीजिए, हम लोग क्या हैं? हम लोग एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। हमारी व्याप्ति किसी जमाने में सेंट्रल एशिया से लेके आपके, जिसको आजकल साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, श्याम देश, चंपा इत्यादि, वियतनाम जो है, उधर बाली वगैरह, ये सब पूरा भारतवर्ष का अंग था। या डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इंडियन एम्पायर्स के ये लोग पार्ट रहे हैं, पर ये सिविलाइजेशनल स्टेट था। ठीक है। अब जो नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, उसको नेशन स्टेट का दर्जा दिया गया 1950 में, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 1949 में पारित किया कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 50 में रिपब्लिक बना, तो हम एक नेशन स्टेट बने। उससे पहले क्या था? ब्रिटिश एम्पायर था ना, कोई नेशन स्टेट नहीं था। और उससे पहले मुगलिया सल्तनत थी, और उससे पहले तुर्किक सल्तनत थी। पहले वो लास्ट में लोदी थे, उसके पहले तुगलक थे, उसके पहले खिलजी वगैरह थे, वगैरह वगैरह जो भी था। उससे पहले हमारे कई सारे बहुत बढ़िया मेडिवल किंगडम्स एंड एम्पायर्स थे। गुप्तास थे, उससे पहले कुशाना थे वगैरह। साउथ में आपके चालुक्य थे, विजयनगरा था, वगैरह वगैरह। तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो नया है। नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के पीछे का रहस्य अब समझिए। यूरोप में जो नेशन स्टेट बने, और जो ये 20th सेंचुरी में, विंश शताब्दी जिसको कहते हैं, उसमें जो नेशन स्टेट एशिया और अफ्रीका में बने, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। क्या है वो अंतर? वो अंतर ये है कि इन्होंने सिस्टम मिरर कर लिया। उनका जो सिस्टम था ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एंड यू नो देयर बी सम सीनियर हाउस, जूनियर हाउस, जो भी है, यहाँ पे इन्होंने मिरर किया। So politically our minds got tuned to away from our civilizational state and towards operating the way the West operates politically. ठीक है। तो पॉलिटिकल दल तैयार हो गए, राजे महाराजों का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, जमींदार चले गए, जैसे मेरे परिवार के लोग चले गए, पॉलिटिकल दल बन गए, और यही हमारे नए रूलर्स बन गए। क्यों किया ये समझें अच्छी तरह। पहले इनका सिस्टम क्या था? कॉलोनियल सिस्टम था, यानी कि उपनिवेशवाद जिसको कहते हैं। तो एशिया अफ्रीका में जाके इन्होंने पहले ट्रेडिंग किया, फिर बोला भैया मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूंगा, वो पड़ोस वाला राजा वो बहुत गंदा आदमी है, मैं तेरे को प्रोटेक्ट करता हूँ, प्रोटेक्शन के लिए थोड़े हमें टैक्स दे दो। ठीक है। ऐसे करके धीरे 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 उन्होंने हड़प लिया पूरा। उसके बाद दे मेड दीज नेशंस, सिविलाइजेशनल स्टेट्स, इनटू रिसोर्स सेंटर्स। सो प्राइमरी रिसोर्स, इनका मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, ट्रेड सब खत्म कर दिया, और उसके जगह अपना ये गुड्स बेचने लगे। क्योंकि रिमेंबर, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। जो गुड्स बन रहे थे यूरोप में, उसके लिए मार्केट चाहिए था। वहां पे लोग कितने हैं? एशिया अफ्रीका में ज्यादा है ना, हमेशा ही रहे हैं। मैसिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑलवेज बीन हियर, नॉट देयर। और प्लस यू हैव टू रिमेंबर, दे वर कमिंग आउट ऑफ कंप्लीट पॉवर्टी। 30 साल तक लड़ाई लड़के हद हो गई थी, पैसे वैसे नहीं थे लोगों के पास। तो कंज्यूमर मार्केट जो है वो कहाँ मिलेगा? यही एशिया और अफ्रीका में। तो उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म का सूत्रपात वहीं से हुआ। ठीक है। तो कॉलोनियल स्कीम चला पहले, जो द्वितीय विश्व युद्ध तक चला। उसके बाद पैसे खत्म हो गए। जो मेन कॉलोनियल फोर्स था ब्रिटेन, और दूसरा था फ्रांस, उनके पैसे वैसे खत्म हो गए। तो अब वो क्या करें? अब इन्होंने खसोट तो बहुत लिया था। ठीक है। ये बात ध्यान से सुने, उन्होंने पैसे बहुत खसोट लिए थे। इनके यहाँ पे पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड्स आ गए, जो नया सोर्स ऑफ कैपिटल बना, विच वॉज कंट्रोल्ड बाय अ मर्केंटाइल बैंकिंग क्लास। राइट। अच्छा, पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे भी यही बैंकर्स थे, सेम बैंकर्स। राइट। सम ऑफ देम वेर व्हाट वी कॉल वेस्ट, white Anglo-Saxon Protestant. Some of them were Jewish, but they're all part of the same class of bankers. यही लोग थे, Rothschild, Rockefeller, वगैरह वगैरह, JP Morgan, all of these people, and European bankers. Now, the point is, आप एक कॉलोनी को सस्टेन करने के लिए आपको पैसे चाहिए। वो ताकत आपके पास है नहीं, आप हतोद्यम हैं, आपके ज्यादातर यंग लोग मर चुके हैं। तो आप क्या करोगे? आप एक नया सिस्टम उसका नींव रखोगे।
और ये सिस्टम था जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, राइट? इट्स द अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर बिकॉज दैट वाज द मोस्ट पावरफुल कंट्री. कुछ सालों तक उसके विरुद्ध ये कम्युनिस्ट राष्ट्र खड़े थे सोवियत यूनियन के नेतृत्व में, और वो खत्म हो गया 1990 में. लेकिन ये अमेरिकन सिस्टम चल रहा है. वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये है कि हम अपने करेंसी का वर्चस्व चलाएंगे, और हमारे पास जो इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ था, वी विल स्विच टू ट्रेडिंग, वी विल स्विच टू आइडियाज, वी विल स्विच टू हायर वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज. और ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, सब धकेल देंगे एशिया की तरफ. वो धीरे धीरे इन्होंने किया. गोल्ड बेस था करेंसी का, वो समाप्त कर दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड का बेस होने का मतलब क्या है? आपका करेंसी का अमाउंट लिमिटेड होगा ना, गोल्ड तो उतना ही है, उतना ही गोल्ड है. तो अब अगर मुझे एक्सपैंड करना है तो कैसे करूंगा? मैं दुनिया के करेंसी सप्लायर कैसे बनूंगा, मनी सप्लायर कैसे बनूंगा? तो गोल्ड से रिश्ता खत्म कर दो और बोलो कि भाई मैं हूं सरदार, मैं बोलता हूं ये पैसा है, इसका ये वैल्यू है, तुम हमसे लो. ठीक है? और सारे इन्होंने तंत्र क्रिएट किए, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया. इनको पता था कि जो कॉलोनीज हैं वो लूट खसोट लिए गए हैं, उनके पास आर्थिक शक्ति नहीं है और सामरिक शक्ति भी उतनी नहीं है. इनको क्या दिया गया? डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम, जो इन्हीं का बनाया हुआ था. ऑलराइट, ऑल द पीपल, फॉर एग्जांपल इंडिया में जिन्होंने डेमोक्रेसी स्थापित किया, कौन थे ये लोग? बी आर अम्बेडकर, नेहरू, गांधी, कांग्रेस के दूसरे नेता वगैरह वगैरह. ये लोग ट्रेन कहां पे हुए? You'll notice most of them were barristers trained either in the Temple in London or in New York. B.R. Ambedkar went to Columbia University. He also went to England. बाकी सारे वहीं पे ट्रेंड थे. तो इनके अंदर वैल्यूज कौन से घुसाए गए? सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, free market is not good because they didn't want these countries to progress. They wanted them to be buyers of their product. जो सिस्टम colonial सिस्टम में था, वही सिस्टम कि आप हमारे से प्रोडक्ट खरीदो और आपका जो बेसिक इंडस्ट्रीज है उसमें से हमको स्टील दे दो, कोल दे दो, तेल दे दो, सब दे दो, हम लेंगे वो, और हमारी कंपनीज उसको ऑपरेट करेंगे. तो वो सिस्टम को परपेचुएट करने का ये एक तरीका था. ठीक है, अब ये समझ लीजिए, ये है पूरा सिस्टम. अब जो यूएस डीप स्टेट जो है, ये डीप स्टेट क्या है? गहरा राज्य. हम गहरा राज्य बोलते रहते हैं. कई तरह के अटकलें हैं. कोई काउंसिल ऑफ 300 की बात करता है, कोई इल्यूमिनाटीज की बात करता है, कई तरह की चीजें. बट मोटा मोटी ये समझा जाए कि ये एक शासन तंत्र है जो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, या परोक्ष रूप में, मतलब सामने नहीं आ रहा है, पीछे से, नेपथ्य से काम कर रहा है. व्हाट डू दे कंट्रोल? दे कंट्रोल 3 थिंग्स: मीडिया, फाइनेंस एंड मिलिट्री पावर, और टेक्नो मिलिट्री पावर. लेट अस, ये 3 चीजों को कंट्रोल करते हैं. उसके दम पे अभी तक इनका शासन चल रहा है. हमें ये खुशफहमी है कि भाई हम तो आजाद हो गए, हम स्वतंत्र हैं, पर हम आजाद नहीं हुए. हम मानसिक रूप से अभी तक इन्हीं के गुलाम हैं, क्योंकि इन्हीं के बनाए हुए तंत्र पे चल रहे हैं. अब चाइना जो है वो थोड़ा आउटलायर है. उन्होंने शुरू तो किया था मार्क्सिज्म से, फिर माओवाद आ गया. अभी उनका जो है सिस्टम, वो एक अजीब सिस्टम है. उसको आप कह सकते हो रूल ऑफ द एलीट. यू कांट रियली कॉल इट कम्युनिज्म इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, क्योंकि वहां पे स्टेट कैपिटलिज्म है और एलीट जो क्लास है वो उस देश को चलाती है पूरा डंडा मार के. तो वो सिस्टम थोड़ा अलग है. इंडिया लेकिन अभी तक ये वेस्टर्न सिस्टम पे चल रहा है, लेकिन हमारा हेरिटेज, हमारा सिविलाइजेशन तो वेस्टर्न नहीं है ना भैया. हमारे यहाँ पे वी हैड द महाजनपद, राइट, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वे बिफोर द ग्रीक्स हैड द सिटी स्टेट्स. हमारे यहाँ पे बने पूरा एक गणराज्य सिस्टम था, डेमोक्रेसी थी, लेकिन इस पे वोटाधिकार या मत देने का अधिकार उन्हीं लोगों को मिलता था जो विदग्ध थे, जिनके पास थोड़ा ज्ञान था, जो एक्सपीरियंस था. सबको नहीं मिलता था. यानी कि 18 साल का बच्चे का भी एक वोट, और एक 45 साल का प्रवीण व्यक्ति जो बहुत, मतलब जिसके पास ज्ञान है, अनुभव है, हाँ, सूझबूझ है, दोनों का समान वोट. तो ये जो सिस्टम है, इसमें क्या है आप याद रखें, जो यंग लोग होते हैं दे आर इजियर टू मैनिपुलेट, राइट. जो कम पढ़े लिखे होते हैं दे आर ऑल्सो इजियर टू मैनिपुलेट. यू कैन पुट फियर, यू कैन यूज फियर एज द की. अब आप समझें कि क्या चल रहा है. भारत में कई तरह के प्रांतीय दल हैं, कई कम्युनल दल भी हैं.
जैसे ये ओवैसी साहब का दल है, वो कम्युनल दल है, ठीक है ना। एक जमाने में हिंदू महासभा हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता था, पर वो दल अभी खत्म हो चुका है, पर वो भी कम्युनल दल था। ऑल्दो हिंदुओं का कम्युनैलिटी, सॉरी, वो थोड़ा अलग किस्म का होता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। पर बात ये है कि राज्य प्रांतीय दल और कम्युनल दल और ये सब जो छोटे छोटे दल थे, इससे आप क्या कर रहे हो? वेरी इजी टू कोऑप्ट योर लीडर्स। पैसा खिलाओ, स्विस बैंक में पैसा डालो, इनको खरीद लो, या इनको कॉम्प्रोमाइज करो, हनी ट्रैप डालो, इनको अपने वश में ले लो, इनके बेटे बेटियों को यूएस यूनिवर्सिटीज में दाखिला दिलाओ, मैकिन्जे प्राइस वाटर हाउस में नौकरी दिलाओ, वश में कर लो। ये सिस्टम चल रहा है। दूसरे लोग हैं हमारे यहाँ पे जो बाबू लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स, इनको भी एग्जैक्टली इसी तरीके से, द मोमेंट यू राइज अबव अ सर्टेन रैंक, your children would have grown up, you'll find everyone gets a, they go off to western countries और वहां पे सेटल हो जाते हैं, इनको बड़े आराम से मिल जाता है। I have seen extremely stupid people, मैं तो खुद वहां पे पढ़ा हुआ हूँ, I'm a product of the British higher education system, तो बड़े बहुत ही stupid लोग, they get chances, and some really meritorious people जिनको मैं खुद इंटरव्यू कर चुका हूँ। जैसे मेरे लंदन बिजनेस स्कूल के लिए I used to interview people who were candidates. जी, lot of deserving people didn't make it. जी, so you mean to say कि coming to your main point that अदृश्य राज भारत को तोड़ने नहीं, वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं through all these means. खोखला कर रहा है। उससे क्या होगा? अगर आप एक सशक्त सेंटर हो, ये बात को समझें, ये बहुत महत्वपूर्ण, एक सशक्त सेंटर होगा ना, तो क्या होगा? आप उस राज्य को क्या आत्मसात कर पाओगे? चाइना को कोई आत्मसात कर सकता है? Whatever be the economic weaknesses, we can have a full podcast on that, right? They have huge structural problems in the real estate sector and certain other sectors. Forget that. सशक्त सेंटर, सशक्त केंद्र, इसका मतलब है आप उसको छू नहीं सकते, क्योंकि वहां पे फिर जो नेता भी आते हैं वो भी खुद को कॉन्फिडेंट समझते हैं ना, क्योंकि मेरा सेंटर बहुत स्ट्रांग है। जितना आप वीकेंड करोगे, जितना फेडरलिज्म लाओगे, तथाकथित फेडरलिज्म, उतना आसान होगा तोड़ना। अब ये मतलब, अच्छा एक चीज समझे, ये भारत को विक्षिप्त करके तोड़ना नहीं चाहते हैं। जस्ट इमेजिन, हमारा एक राज्य है उत्तर प्रदेश, इट इज ऑलमोस्ट एज लार्ज एज यूनाइटेड स्टेट्स बाय पॉपुलेशन। क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? मतलब मान लीजिए इंडिया को हम 28 भागों में बांट दे, क्या आप हर एक को अलग अलग कंट्रोल करोगे? नो, व्हाट यू वांट इज ये इकट्ठा ही रहे, बट इन अ लूज कॉन्फेडरेशन। इसका मैं एग्जैक्ट उदाहरण दूंगा। यूरोपियन यूनियन क्या है? इट्स अ लूज फेडरेशन। वो लोग साथ हैं पर उतने यूनाइटेड नहीं है, उनका थोड़ा सा वो नेशन स्टेट वाला अभी भी चल रहा है, तो उनको कंट्रोल करना आसान होता है। कभी फ्रांस को जर्मनी के साथ भिड़ा दिया, कभी इटली को स्पेन के साथ भिड़ा दिया, कभी स्पेन को ग्रीस के साथ भिड़ा दिया, कभी हंगरी को इधर से धक्का मारा, कभी उधर से पोलैंड को नीचे दबाया। That's how they rule. Please understand the system. वो चाहते हैं कि इंडिया जो है, and along with India, the entire subcontinent, इंडिया तो इंडिया नहीं है ना, भारतवर्ष जो है पूरा सबकॉन्टिनेंट ही भारतवर्ष है। यानी कि म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारतवर्ष, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा भारतवर्ष ही तो है। तिब्बत भी भारतवर्ष ही है। ये सब अलग रहेंगे, फिर भी एक सेंटर रहेगा। वो सेंटर है हमारा ये क्वाड्रिलैटरल कॉल्ड भारतवर्ष, कॉल्ड इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसको वीक रखोगे तो ये सबकॉन्टिनेंट कभी उठ नहीं पाएगा, कभी उठ नहीं पाएगा। ये इनकी चाल है, ये हमें समझना पड़ेगा। आप एक बार चाल को समझ गए, फिर तोड़ तो बहुत सारे हैं, निकाल सकते हैं। जब ये चाल समझ में आएगा तभी तो तोड़ निकालेंगे ना हम लोग। So they don't want it to break, क्योंकि a broken up thing is very difficult to control. They want to weaken the center and vassalize. फिर वो नेहरू जी जैसे थे, रोते हुए जाएंगे अमेरिका के पास, भैया हथियार दे दो, भैया हमें मदद कर दो, भैया हमें खाना दे दो। They want you to be a dependency. This is why you see Pakistan aflame and Bangladesh aflame. Why? Because it affects India. ये लोग तो तोड़ के बनाए गए हैं ना, और फिर इनके अंदर जिहाद क्यों कूट कूट के भरा गया वो भी समझे। बांग्लादेश was such a radicalized place earlier. Now it is a gone case. मैं तो कहता हूँ just write it off. कुछ होने वाला नहीं।
It'll be a waste of time engaging with them. Pakistan, to a lesser extent, but also equally, is a gone case. जब तक ये लोग कट्टर रहेंगे, किसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे, they have to define themselves in terms of opposition to India. तितुमीर हीरो बन जाएगा, मोहम्मद घोरी, मोहम्मद गजनी हीरो बन जाएंगे, मिसाइल्स बनाएंगे उनके नाम पे, लड़ते रहेंगे. हाँ, एक दूसरे के बीच में भी लड़ेंगे, क्योंकि नेचर तो वही है ना. बड़े सारे सेक्ट्स हैं विद इन द इस्लामिक कॉम, वो एक दूसरे के बीच में लड़ते रहते हैं. और बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सब वर्चस्व चाहते हैं, क्योंकि सबको करप्शन करना है. खून सबने चख लिया है ना, तो वो छोड़ नहीं सकते. जमात को जिहाद हिंद करना है, क्योंकि वो तो रेडिकलाइज्ड हैं, वो तो जन्नत जाना चाहते हैं. उनको 72 क्या बोलते हैं किशमिश का वादा है, 72 किशमिश के लिए वो कुछ भी करेंगे. तो जब आप रेडिकलाइज कर देते हो द स्मॉलर स्टेट्स अराउंड द बिगर स्टेट यू विश टू कंट्रोल, it becomes easy to control the bigger states, make them dependent on you for arms, make them dependent on you for access to the financial system, access to the global trading system. This is what they want. इसको तोड़ना है, और ये बहुत ही मैं कहूंगा मुश्किल कार्य है. ये इतना आसान नहीं है. इसका इस थीसिस को कैसे इसको हम सुलझाएं, कैसे इसको हल करें, उसके लिए एक बहुत ही नया नैरेटिव हमें तैयार करना पड़ेगा, कंप्लीटली डिफरेंट. Ideology, unfortunately, can only be fought with ideology. आप नहीं तो मार मार के हाइड्रा के सर काट काट के खत्म नहीं हो. आप कितने भी जैश ए मोहम्मद के हेड्स को भी मार दो, ठीक है, एक और कैश ए मोहम्मद आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है. तो आपको उस आइडियोलॉजी को खत्म करना पड़ेगा. मार्क्सिस्ट को, माओइस्ट को जैसे मतलब आई थिंक इट्स बीन फेयरली सक्सेसफुल. दे हैव बीन मोर और लेस uprooted, but their ideology survives. तो कल को एक और revolution नहीं खड़ा होगा, कौन कहता है. आइडियोलॉजी तो बचा हुआ है ना. आइडियोलॉजी का खंडन करना पड़ेगा लोगों के दिमाग से, तब जाके ये शांति आएगी इस देश. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच शमिक जी फॉर ज्वाइनिंग. से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और पेज के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. हम सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर्स से दूर हैं, जो हमारी फैमिली को 8 लाख बहुत जल्दी करने वाली है. लेट्स सेलिब्रेट द न्यू ईयर विद द 8 लाख फैमिली. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. लाइक एंड सब्सक्राइब. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री सभी को. और सभी से गुजारिश है, करें जरा, अनुरोध है मेरा, हार्दिक अनुरोध है, प्लीज ज्वाइन इन, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक. थैंक यू सो मच.